प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान का, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मईशत है और नई आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी ये है। लेकिन इसके साथ जब मईशत की बहाली की बात हो तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि तमाम इदारे, सियासी जमातें, हुकूमत और अपोजिशन एक साथ मिलकर चलें। अपोजिशन का काम यकीनन हुकूमत की हिमायत करना नहीं है, हुकूमत पर चेक रखना है, और अगर वो समझती है कि हुकूमत कोई ऐसा काम करने जा रही है जो मुल्क और कौम के हक में नहीं होगा, सो ऑब्वियसली उसने अपना किरदार अदा करना है। लेकिन कहीं पर भी अगर हुब्बुल वतनी का तकाजा हो तो अपोजिशन को या कोई किसी भी जमात को, सियासी जमात जो अपने आप को एक नेशनल पार्टी कहती है, वो ऐसा नहीं कर सकती कि पूरे मुल्क की बैनुल अक़वामी सतह पर जगहसाई करे या ऐसे हरबे इस्तेमाल करे जिससे मुल्क को शदीद नुकसान हो। कुछ ऐसा ही हुआ आज जब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़के मुंतखब हुए, सेनेटर हैं या उनकी जो अरकान मुंतखब हुए हैं, उनका कहना है कि हम IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं। और IMF को ख़त लिखने की वजह उन्होंने जो फरमाई वो ये कहा कि इससे हम IMF से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक बकौल उनके इलेक्शन में जो धांधली हुई उसके हवाले से तहकीकात नहीं हो जाती, नतीजा नहीं आ जाता, IMF पाकिस्तान के साथ इस प्रोग्राम को जारी ना रखे। जितने हमारे बड़े तज्ज़ियाकार हैं, माहिर माशियात हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को एक और प्रोग्राम में जाना है और जब तक कि हमारी मईशत में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ऐसा कर चुकी है, उस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन जो आज की बात है, ये कितना मुनासिब है, चाहे आप हुकूमत में हो या ना हो, और अगर आपकी कोई मुखालफत है हुकूमत के साथ या उन जमातों के साथ जो अक्सरियत हासिल कर चुकी हैं, तो क्या आपको ये बात कोई जायज़ है या आपको जवाज़ फराम करती है कि आप ऐसे इक़दाम करें जिससे मुल्क की मईशत डूबने का ख़तरा हो? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ जो आगे चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए, उस पर भी बात करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सरदार यासिर इलियास साहब, बिजनेसमैन हैं, हमारे माशियात हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ाद वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के। फ़ाद वहीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ देर में आदिल भट्टी साहब और खेलदास कोहिस्तानी साहब भी हमारे साथ होंगे। सरदार यासिर इलियास साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। ठीक है, सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन आप किस हद तक जा सकते हैं उस सियासी मुखालफत में कि आप समझें कि ये आप ठीक काम कर रहे हैं और कोई गलत काम नहीं करें, मुल्क का नुकसान नहीं होगा? यू थिंक कि आप इंडोर्स करेंगे इस डिसीजन को जो PTI ने लिया? बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हर जगह होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, लेकिन नथिंग शुड कम अबव नेशनल इंटरेस्ट। मुल्क है तो सब कुछ है। और मैं समझ रहा हूँ कि घर की लॉन्ड्री, घर के मसाइल लोग बाहर नहीं डिस्कस करते हैं। सिमिलरली जो हमारे इंटरनल इशूज़ हैं, इंटरनल मामलात हैं, हम इंटरनली बेहतर उनको सुलझा सकते हैं बजाय इसके कि बाहर एक्सटर्नल किसी से हम हेल्प मांगें या पाकिस्तान के बारे में कोई नेगेटिविटी फैलाएं। एंड आई थिंक इस तरह की प्रोपेगेंडा की अगर हम बात करते हैं तो ये एंटी स्टेट सेंटिमेंट आप बिल्ड कर रहे हैं, लोकली और फॉरेन। आई थिंक जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो हमारे ओवरसीज़ बिजनेसेस हैं, और साथ हम आजकल बात कर रहे हैं FDI की, रेमिटेंस की, हर चीज़ इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट है ये, और मैं समझ रहा हूँ कि एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट है ये। लेकिन अगर उन्होंने बात की है तो ऑब्वियसली वो कुछ काम भी करेंगे, हो सकता है उन्होंने ख़त भी लिखना हो। सो इसको टैकल आप कैसे कर सकते हैं कि एक तो आप हैं इंडिपेंडेंट, एक आप बिजनेसमैन हैं, आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें फिर गवर्नमेंट के लिए क्या चैलेंज होगा, क्या टफ टाइम होगा? वो कैसे कन्विंस करेंगे अगर उन्होंने कहा कि जी ये वाकई बात ठीक है? नो डाउट इन हालात में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग ऑलरेडी काफ़ी डिटेरियोरेट हो चुकी है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमारी जो ओवरऑल बजट डेफिसिट है वो तकरीबन 6.5% के करीब होगा ऑफ द साइज ऑफ द GDP। और अक्टूबर में आके IMF ने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दी थी कि नहीं, एक्चुअली ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो शायद इट्स अबाउट 7.5%, जो कि 8.2 ट्रिलियन रुपीज़ की हम बात कर रहे हैं। और उन हालात में हमें 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ एडिशनल चाहिए होंगे। और आज अगर हम देखें तो आपकी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस खुद ये कह रही है कि नहीं, हकीकतन आज हम 8.5 ट्रिलियन की हम बात कर रहे हैं। सो साइजेबल अमाउंट है। तो आप अगर देखें डेट सर्विसिंग कॉस्ट आपकी कहाँ जा रही है, तो हमने इन हालात में किसी भी तरह से अपने लेंडर्स को अपसेट नहीं करना। प्राइमरली हम बात कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF, जो कि दो प्राइमरी आपके हैं। साथ ही आप देखेंगे आपके इमीडिएटली अभी यूरो बॉन्ड एक 1 बिलियन का ड्यू है, उसके लिए हमने तैयारी करनी है। तो इन हालात में क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं जब आपका मुल्क एक लाइफ लाइन पर चल रहा है कि किसी को भी अफेंड करें? तो ऑफकोर्स नॉट। तो आई थिंक कोई भी जो गवर्नमेंट हमारी आ रही है उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए टू स्टेबलाइज द इकॉनमी। एक कॉन्फ्रेंस वापस बहाल करें, जो ट्रस्ट डेफिसिट उसको ख़त्म करें, और साथ साथ इंटरनेशनल लेंडर्स के साथ एक अच्छा जो मल्टी लैटरल हमारे लेंडर्स हैं एंड जिनके साथ हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप है, जो एलाइज हैं, उसको रीस्टैब्लिश करके वापस कॉन्फिडेंस सोलिडिफाई करें ताकि हमें किसी भी लिहाज से लर्निंग में इशू ना फेस करना पड़े। वेरी राइट। फ़ाद वहीद साहब, अब जो बिजनेस कम्युनिटी है, आप सारे लोग हैं, हमेशा आप ये बात करते हैं कि जी हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और ताकि आप सही तौर पे काम कर सकें, ट्रस्ट लेवल बढ़ जाए आप लोगों का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, आप बाहर से लोगों को लाएं। लेकिन इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी की बात अपनी जगह पे, अगर इस किस्म के फैसले होते रहे, इकदाम होते रहे, तो आप लोग फिर क्या सोचेंगे कि क्या होगा इकॉनमी का? और देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शंस 2018 के हों, 23 के हों, 24 के हों, हमने जब भी देखा तो कि जिस पार्टी ने हारा है या जो अक्सरियत हासिल ना कर पाई,
उसने यही बात की कि धांधली हो गई और गलत हो गया। लेकिन बात यह है कि इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट की बात है, जिसका मेरे भाई यासिर ने यहाँ जिक्र किया और मैं उसकी तायीद करूँगा कि देखें वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट द रियलिटी इज़ एट दिस पॉइंट। अगर हम बात करें कि जी नहीं मैं हार गया हूँ इलेक्शन तो ये इलेक्शन नहीं है और पाकिस्तान मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान नहीं है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और ये बड़ी दुख वाला सेंटिमेंट है जो आज ये ख़त की बात भी हुई। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट राइट। अगर हम एक नेशन की तरह इकट्ठे नहीं होंगे और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे ये कारोबार बेहतर नहीं हो पाएंगे। मैं अगर आपको इसी दूसरा रुख इस जगह का दिखाऊं, इस्लामाबाद की कम्युनिटी का या बिज़नेस कम्युनिटी एज ए होल, मैं पाकिस्तान की बात करूं तो जब तक ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी, एक गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई है, अक्सरियत बन रही है, गवर्नमेंट बन रही है, उसको बनने देना चाहिए। हम सब उसके अंडर यूनाइट हों और हमें मिलकर उस हुकूमत को कामयाब करना चाहिए। अब पाकिस्तान के पास वो वक्त नहीं रहा कि हम ये चीज़ों पे डिस्कस करें। एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोज़ हम एक नई न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में सुनते हैं, एक नया मजाक हमारे मुल्क के साथ बनाया जा रहा है। तो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग सेंटिमेंट, ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। और ये अगर होता किसी भी जा रहा वजह है। से आप ये ज़रा हमें थोड़ा सा गाइड करें और एक्सप्लेन करें, किसी भी वजह से, इस वजह से नहीं, अगर IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाए या हम बंद कर दें या वो बंद कर दें तो क्या होगा उससे? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान 24 करोड़ की मुल्क है, ये कोई मजाक नहीं है और ये इस तरह नहीं होगा कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज़ अ वेरी गुड स्टेबल पोजीशन, हम इंटरनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और ऐसी इकॉनमी जो इतनी रेजिलियंट हो, जो कि 2008 का क्राइसिस बर्दाश्त कर जाए और एक भी कंपनी इंटरनेशनली डिफ़ॉल्ट ना करे एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी में। तो आई थिंक रेजिलियंस हमारी बिल्कुल वहाँ मौजूद है। हमें जो काम करना है अपनी बेहतर इमेज बिल्डिंग पे काम करना है। जैसा मेरे भाई ने यहाँ कहा कि हमें बाकियों से ये सीखना भी है और समझना भी है कि हमें अपने लेंडर्स को नाराज़ नहीं करना। जब हम सबके साथ मिलकर काम करें तो हारमनी में काम करना ज़रूरी है। इंटरनली हमारे जितने मसाइल हैं वो असेंबली में बैठ के असेंबली चलने दें, उसके अंदर बैठ के अपने मसाइल की बात करें। जब आप हवा में एक बात कर देंगे, हवा में दावा कर देंगे तो उसका कोई आप फ़ायदा नहीं है आपको, सही, बल्कि बिल्कुल आप ठीक। नुकसान पहुँचा रहे हैं पाकिस्तान को। सही। सरदार साहब, आप लोग, आपसे मुराद ये कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है आपके तमाम सियासी जमातों से राब्ते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आपके यकीनन राब्ते होंगे और आप लोगों की बात वो सुनते भी हैं क्योंकि आप एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं मुल्क की इकॉनमी में, सोशल सेक्टर में। तो आप नहीं कोई भी डिस्कशन करते कि भाई ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है जो स्टेट के लिए नुकसानदेह, मत करें, आप पॉजिटिव काम करें और जो आपका आईनी तौर पर एक किरदार बनता है वो अदा करें? देखिए आई थिंक एक स्टेट ऑफ डेस्परेशन है, इस स्टेज पे आके मायूसी आई थिंक इज़ प्राइमरली द रीज़न जिसकी वजह से वो आके अपने इजहार का, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, जो कि आई थिंक इज़ एक्सपेक्टेड। किसी भी दुनिया आप देखें तो कोई भी जो पार्टी होती है जो किसी भी लिहाज से अगर डिफीटेड हो या इसको अगर पावर ना मिले तो वो डेफिनेटली आके उसके कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह के तो आप फेस करते हैं जो हम देख रहे हैं मीडिया पे आके कर रहे हैं। जो मेरी अपनी एक फीलिंग है, आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई काम किया जाएगा जो कि एंटी स्टेट हो या ऐसा कोई काम किया जाएगा जिसमें नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो या पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म अगर हम देखें बका चैलेंज हो। तो दिस इज़ नॉट द केस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारे पाकिस्तानी हैं और सारे मोहब्बत वतन है, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान की बेहतरी की बात करें। सिर्फ इख्तलाफ राय है, नज़रिया उनका डिफरेंट है, बाकी का नज़रिया और होगा। तो हम तो यही हमेशा लोगों को कहते हैं कि देखें अगर जो भी होगा मुल्क की बेहतरी होगी, अगर आवाम खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा, खुशहाली होगी तो जो बात की जाती है कि कम से कम इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है और इस पर तो कंसेंसस होना चाहिए। आपकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है कि आपने इकोनॉमी को कैसे रन करना है, लेकिन जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उस पर कम से कम कंसेंसस हो। बज़ाहिर आज जो ये खबर आई है और जिस तरह की एक अपोजिशन हमें नजर आएगी पार्लियामेंट के अंदर, उसमें तो नहीं नजर आता कोई कंसेंसस होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज तक एक अलायंस पे ला नहीं सके। जब हम बात करते हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी, आज तक चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात नहीं हो सकी। अब 1948 अगर लियाकत अली खान साहब के टाइम देखें तो उस वक्त मुझे याद है एक 5 ईयर प्लान लाया गया था पार्लियामेंट में। उस 5 ईयर प्लान के बाद आज मैं अपनी यूथ को एक 5 ईयर प्लान दिखाना चाहता हूँ। वो 5 ईयर प्लान मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो तब भी आएगा जब सारी पार्टीज़ एक यूनिफाइड अंदाज में आके कहेंगी ये 5 साल का प्लान है, बीच में अगर कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं, आपने कंटिन्यू करना है, या ये 10 साल का प्लान है, हमारे बाद आपने ये करना होगा क्योंकि मुल्क की बेहतरी इसी में होगी। ये आज तक हम नहीं दे सके। तो आई थिंक दिस इज़ एन इशू विद पाकिस्तान कि हम सब एक पेज पे नहीं है और एक पेज पे लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अगले 10 या 20 साल की प्लानिंग करके उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर मुल्क में हम चाहते हैं कि यूथ यहीं रहे, कल हम अपनी कब्रें यहीं बना सकें, तो उसके लिए सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। इससे पहले मैं आपके पास आऊँ, खेलदास कोहिस्तानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया कोहिस्तानी साहब। सवाल ये कि अब जिस किस्म की अपोजिशन हमें नज़र आ रही है अगली पार्लियामान में, टफ टाइम तो देगी और अगर वो इफ़ दे प्ले बाय द बुक तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें करना बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। लेकिन आज जैसे ये खबर आई और उन्होंने कहा कि IMF को एक ख़त लिखेंगे, कोई कुछ भी उसके कंसिक्वेंसेज हैं, उससे कतई नज़र ये कि लेकिन इस किस्म की स्टेटमेंट, इस किस्म के बयानात ये जाहिर करते हैं कि फेयर प्ले नहीं होगा, हुकूमत को चलने नहीं दिया जाएगा, जितने रोड़े अटकाने की कोशिशें वो की जाएंगी। आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है मसाइल हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्या हिकमत अमली होगी?
देखें, अपोजिशन जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है और अपोजिशन होना लाजमी है। और अगर अपोजिशन तामीरी और अपना तरक्की और अवाम के लिए अपोजिशन करे तो बहुत अच्छी बात है और अपोजिशन होनी चाहिए। मगर जिस तरह आपने कहा, आज की जो खबर है ये आप इनकी माजी देख लें। 2014 में इन्होंने धरने दिए 126 दिन, चीन के सदर का रास्ता रोका, उनका दौरा था, वो सारी तरक्की का अमल जो है उनको डिले किया गया। ये सारा जो फितना है, ये जो साजिश है, ये पुरानी जारी है। 2014 में आपने देखा, फिर इलेक्शन नतायज को 35 पंचर का नाम दे के नहीं माना गया। अब फिर उसके बाद जब हुकूमत में आए, आप जो बात कर रहे हैं चार्टर ऑफ इकानमी, उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आए चार्टर ऑफ इकानमी करें। तो शहबाज शरीफ साहब को इदराक था कि मुल्क के हालात क्या हैं, मुआशी चैलेंजेस क्या है। मगर उस वक्त के वज़ीर आज़म ने बजाय अपोजिशन की बात सुनने के, जो मुल्क के लिए, जिस तरह आपने भी कहा, कौमी मामलात में हमें सब में एक होना चाहिए। बाकी हमारी सियासत पॉलिसी हर किसी अलग होनी चाहिए, मंशूर अलग है, तो ज़ाहिर सबको ही अपनी सियासत करे। मगर जो कौमी मामलात, मुआशी हो, इक्तिसादी हो या जो सलामती के मामला, उस पर हमें एक पेज पे होना चाहिए। मगर आपने देखा उस वक्त जब वो गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने जो पुलवामा का वाक़या हुआ तब भी वो एक पेज पे नहीं आए। समूरी अस्करी, तमाम अस्करी सियासी क़यादत बैठी, मगर वज़ीर आज़म उस वक्त भी नहीं आया, चार्टर ऑफ इकानमी में भी नहीं आया। और जिस तरह उसका रवैया था वो एक वज़ीर आज़म वाला नहीं था, एक हुक्मरान वाला नहीं था। हुक्मरान हमेशा सर झुका के चलता है, मगर उन्होंने अपने अपोजिशन को जेलों में डालना, उसको कुचलना, उसको ख़त्म करना। और जब अमेरिका जाते थे, जब बाहर जाते थे, जाके अपने अपोजिशन लीडर की उनकी करना बातें, उनके खिलाफ इंतकाम लेना, ये इससे मुल्क का नुकसान हुआ है। जो 3.5 पौने 4 साल वो सारा अमल हुआ। अच्छा चलें, और ये तो हो उससे गया आज ना, अगर ये तो हमारे आपने पास बात कर दी कि challenges है, उनका तर्ज अमल क्या था। लेकिन अब क्योंकि एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, आपका तर्ज अमल क्या होगा? हुकूमत में क्या फ्रेमवर्क है, क्या लाहे अमल है, कैसे इस बहरान से मुल्क को आप निकालेंगे? आप 21 अक्टूबर नवाज शरीफ साहब की, जो हमारे कायद है, जब पाकिस्तान आए थे, उसकी तकरीर सुन लें। उस दिन भी उन्होंने कहा था तमाम सियासी जमातें, जब तमाम आता है सब शामिल हो जाते हैं, तमाम स्टेक होल्डर, तमाम इदारे मिलकर हम इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा बयानिया, हमारा नजरिया आज भी वही है, जिसकी क़यादत पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म हमारे शहबाज शरीफ जो उम्मीदवार है नामजद, उसकी पूरी ये कोशिश होगी। मुस्लिम लीग नून की अगर देखें, अभी हमें अवाम ने मैंडेट मुश्तरका दिया है, तमाम जमातों को दिया है, एक मुस्लिम लीग नून को नहीं दिया है। जब सबको मैंडेट दिया है तो सबकी जिम्मेवारी है। या तो ये बता दे कि इनको मैंडेट सिर्फ इंतशार या जो मुल्क में इक्तिसाद, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नहीं दिया गया है, तो इनको जो मैंडेट दिया गया है कि आप मुल्क के लिए, वतन के लिए कुछ करें, तो इनको चाहिए पार्लियामेंट के अंदर अपना अपोजिशन का रोल अदा करें। हम इनको साथ लेके चलेंगे, हम इनको कौमी मामलात में ऑन बोर्ड करेंगे, हर मुशावरत में शामिल करेंगे, क्योंकि ये मुल्क सबका है और सबको मैंडेट मिला है। हम उनके मैंडेट की भी एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, तो इनको भी हमारे मैंडेट। पॉइंट आ गया आपका। खेलदास गोस्तानी साहब, आदिल भट्टी साहब ये हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में, हमारे माशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। आपसे ही सवाल पूछ लेता हूँ, फिर फाद वहीद साहब के पास जाऊँगा कि आज जो ये एक खबर आई और उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कि जी हम IMF को ख़त लिखेंगे कि जब तक इलेक्शन की तहकीकात नहीं होती या बकौल उनके हक़ में कोई फैसला नहीं होता तो ये प्रोग्राम जो बंद कर देना चाहिए। आपके ख्याल में ये मुनासिब है कि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी कोई ऐसी बात कर सकता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो अलमिया ही कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसिस में कि जब हमने 19 अरब डॉलर जो है वो एक साल के अंदर पे करना है और उसमें से मतलब 12 अरब डॉलर की तो हमें उम्मीद है कि शायद हम उसको स्केजल करवा लें। लेकिन अब जो बाकी जो मुल्की जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, तो इसके अंदर तो हमें अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। अभी देखें, इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है मुल्क के अंदर, अब जो भी उसके आउटकम्स आए हैं, जो अवाम ने फैसला दिया है, अगर वो स्प्लिट मैंडेट आया तो अवाम की तरफ से है कि जी वो मुख्तलिफ लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, जैसे भी लेके चलना चाह रहे हैं, तो ये तो अवाम का फैसला है। तो इसके ऊपर ऐसी बातें करना जो बिल्कुल भी हमारी इकॉनमी जो है वो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखें, इस वक्त जो है 6000 जो है अरब के करीब जो है हमारा जो डेफिसिट चल रहा है, जो हमने,
और जो बिजली का बहरान है, बाकी चीज़ें हैं, तो इसमें तो हमें अपने जो जितना भी कारोबारी तबका है वो तो इस चीज़ की उम्मीद लेके बैठा हुआ था कि जैसे ही हमारे इलेक्शंस होंगे और नया सेटअप आएगा। देखें जो हमारी SIFC की जो सारी मेहनत है, जो उनका स्ट्रक्चर जो उन्होंने खड़ा किया, जो इतना बड़ा जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो हमारे GCC के साथ एग्रीमेंट्स हुए, CPEC के एग्रीमेंट्स हुए। अब देखें CPEC तो पाकिस्तान से ये सिचुएशन हो गई थी कि रोल बैक की तरफ जा रहा था, लपेटा जा रहा था यहाँ से। अब वो कितनी मुश्किल से पिछले जो है 3-4 माह में एफर्ट्स करके उसको रिवाइव किया गया, फिर दोबारा सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो किए गए दोबारा, और उसके ऑलमोस्ट पाकिस्तान जो है पिछले 3 से 4 माह के दरमियान कोई 50 to 60 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट्स में गया है। अब उसमें GCC का मेन रोल है। अब हमारी जो कंट्रीज़ ने आके अभी रिसेंटली हमारा सऊदी अरेबिया के साथ 20 अरब डॉलर का हुआ है, उसमें अभी वो कुछ नए सेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जिस तरह SIFC के अंदर उन्होंने अभी नया सेक्टर एक इंट्रोड्यूस करवाया है, तामीरात का सेक्टर, कल एग्रीमेंट हुआ है हमारा। तो ऐसी जब डेवलपमेंट्स हो रही हों और उसके बीच में ऐसी बातें किसी भी पार्टी की तरफ से करना जो है, एक सवाल यहाँ ज़रूर बनता है कि ये कोई आम लोग नहीं है। फ़र्ज़ करें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक बहुत बड़े बाप के बेटे भी हैं और समझते हैं चीज़ों को, तो सियासी मुखालफत तब कीजिएगा, लेकिन जब कोई ऐसा शख्स से बात करे तो फिर एक अफसोस सा नहीं होता कि अफसोसनाक सूरत हाल है जी इस वक्त जो है ना। अगर कोई कारोबारी तबके से हालात पूछे ना, बिजनेस कम्युनिटी के क्या हालात चाह रहे हैं, आप यकीन करें कि हमारे 23,000 जो हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स पिछले 1 साल के दौरान UAE शिफ्ट हो चुके हैं। अब 23,000 अब ये हमारा लैक ऑफ ट्रस्ट यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है, उसको हम काउंटर कर रहे हैं। और जब ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि जैसे ये इलेक्शन होने हैं तो बेहतरी की तरफ जाएगा मुल्क हमारा। अब ऐसी स्टेटमेंट देना कि जी हम देखें, पहले ही जो है वो उसको चैलेंज किया गया था CPEC को, उसके क्या रिजल्ट निकले। जब हमारा वज़ीर-ए-आज़म आना था चाइना का, उस वक्त क्या किया गया, उसके क्या इफेक्ट्स आए, कितना टाइम लगा पाकिस्तान को उसको काउंटर करने में। अब इस तरह की स्टेटमेंट जो देखें, अभी 87 के करीब इनके जो मेंबर्स हैं वो उसमें जा चुके हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर। अब 87 का मतलब है कि कुछ इनको 10 के करीब बाकी सीट्स भी आएंगी, तो 100 के करीब एक इतनी बड़ी मेजॉरिटी अगर मौजूद है हुकूमत के अंदर और वो ऐसी स्टेटमेंट देगी तो हमारा क्या बनेगा, हम किस तरफ जाएंगे। ठीक, फवाद वहीद साहब, अभी अगर ये सवाल आपसे पहले पूछ लूँ कि इन्होंने कहा जी कि 23,000 के करीब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो UAE या किसी और मुल्क में जा चुके हैं पाकिस्तान से, आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप क्यों नहीं गए? आपको ये होप है कि हम निकल सकते हैं इस बहरान से? देखें, बात ये कि ब्रेन ड्रेन और फ्लाइट ऑफ कैपिटल, दो ऐसी मसाइल पाकिस्तान के साथ 10-15 साल से नज़र आते हैं जो उभरते जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान छोड़ना कोई इसका हल है। ये वही मटेरियल है जो अगर पाकिस्तान से बाहर गया या पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर सकता था। वेयर एज द डेफिसिट तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है और सबके सामने है। बट आई वुड स्टिल से कि देखें, हमें इकट्ठे होकर मुत्तहिद होकर ये काम करना है। जब बिजनेस कम्युनिटी आपके पीछे खड़ी है, एक गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जब वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन में आएगी, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होगी। अब बजट आने वाला है, उसके अंदर कंसल्टेशंस होंगी, 100 मसाइल आपस में डिस्कस होंगे। तो जिस तरह मैंने पहले कहा, हम घर की लॉन्ड्री घर के अंदर ही करेंगे, हम आपस में डिस्कशन करेंगे, हम बेहतर रास्ता निकालेंगे। अच्छा, इसमें क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए IMF का प्रोग्राम, और अगले उसमें प्रोग्राम में भी हमने जाना है, जैसे बात हो रही है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसकी जो शराइत हैं उस पर अक्सर जो बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी है, उनको एतराज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर टैरिफ्स के हवाले से, एमनेस्टी के हवाले से, और बहुत से इसमें इशूज़ हैं। सो उसको आप कैसे बैलेंस कर सकती है हुकूमत के, आपके भी कंसर्न्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं जो कि तकरीबन हमने पूरी कर ली हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो? देखें, IMF की पहले तो मैं आपको बताऊं कंडीशंस 26 की 26 पूरी हैं। एक जो गैस का टैरिफ था वो भी उन्होंने अप्रूव कर दिया, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और कुछ लीगल इशूज़ हैं जो अगली पार्लियामेंट में हो जाएंगे। सही है। जहां हम बात करें, आपने कहा बिल्कुल, IMF जब आता है तो डेफिनेटली एक स्ट्रिंजेंट प्रॉब्लम और वो गुड गवर्नेंस की तरफ आपको लेके आता है, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करता है जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। हम पिछले 35-40 सालों से इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए तो IMF में जा रहे हैं, और IMF में जाना कोई बुराई नहीं है, उसके टर्म्स तय करना कोई बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी की आप बात करते हैं, महंगी है, टैरिफ बिल्कुल महंगा है, लेकिन क्या बिजनेसमैन पैसे नहीं दे रहा? क्या हम आज प्रोडक्शन बंद करके बैठ गए? नहीं, हम फिर भी फाइट कर रहे हैं। हम रीजन में सबसे महंगी बिजली होने के बावजूद भी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। हम जैसे भी कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं, हम साथ खड़े हैं अपने पाकिस्तान के, ये मेरा पाकिस्तान है, हम सबको मिलकर काम करना है। और जहाँ पर ये ज़रूरी है ना, जब मैं कहता हूँ ये मेरा पाकिस्तान है, तो इसमें जो गलती है, जो कोताही है, वो मेरे साथ चलेगी, मैं इसको बेहतर करूँगा। डेफिनेटली नई हुकूमत आएगी, हम नई हुकूमत से बैठ के बात करेंगे, एज अ बिजनेसमैन हम उनसे डिस्कस करेंगे कि हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमसे आप डिस्कस करें, ये जो गलती हो रही है हमें बैठाएं, हमारे साथ बैठें, क्योंकि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की जो मिसिंग है पिछले 70 साल की हिस्ट्री में, ये वही मसला है।
आज जब स्टेक होल्डर्स बेहतर होंगे, जब स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन होगी, तो बजट भी बेहतर होगा, मसाइल भी आसान होंगे और जो FBR के हदफ है वो भी पूरे होंगे। बिल्कुल ठीक। सरदार साहब, अभी इन्होंने बिजली और उसकी तवानाई की बात की और आदिल साहब ने भी बात की। सवाल ये कि सर्दियों में जैसे आजकल है, हमारा जो कंजम्पशन है वो 15,000 या उससे भी कम हो जाती है, जबकि जो हमारी प्रोडक्शन है वो स्टिल हमारी कैपेसिटी कहीं ज़्यादा है, तकरीबन इससे डबल है। लेकिन गैस का बहरान आता है, गैस के बिल्स आप देख लें, जिस तरह लोग जो है वो काफ़ी तनकीद कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा बिल क्यों आए हैं। सो इस किस्म के कोई रेडिकल डिसीजन या शिफ्ट हम नहीं ले सकते कि हम ट्रांसफ़र हो जाएं कि जी बिजली अगर ज़्यादा है और उसको हम करें, और जो हमारे कैपेसिटी चार्जेस पड़ते हैं उस पर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। या अनफॉर्चुनेटली जो डिलेमा है हमारे पास, जितनी भी यहाँ पे कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, वो जितना उनके लॉसेज हैं, लाइन लॉसेज हैं, वो आप पे पास ऑन कर रही हैं और इसको रिस्ट्रक्चर नहीं किया गया अभी तक। सिमिलरली जो आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो भी आपके बिजली के बिल के थ्रू, गैस के बिल के थ्रू आप पे पास की जा रही है। और सिमिलरली आप कोई फ्यूल सब्सिडी या यूटिलिटीज़ में सब्सिडी दे नहीं पाएंगे क्योंकि IMF इसको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन जो एक ओवरऑल स्नैपशॉट मैं आपको पाकिस्तान के देना चाहता हूँ कि जो एक नेगेटिविटी है उसके अगेंस्ट पॉजिटिव एलिमेंट भी है। पाकिस्तान को हम अंडरमाइन कर रहे हैं लोकली भी और ग्लोबली भी। डेफिनेटली देयर इज़ अ फ्लाइट कैपिटल इशू, देयर इज़ अ फ्लाइट आपका ब्रेन ड्रेन इशू। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो पाकिस्तान बाय वर्ल्ड बैंक has been rated as the 24th largest economy in terms of purchasing power parity. Inflation 40% पे आप, फिर उसके बावजूद निज़ाम चल रहा है आपका, जो बेसिक वेज है आपकी उसके बावजूद लोग सर्वाइव तो कर रहे हैं ना, कोई हर बंदा चोरी तो नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स वी आर मेकिंग आवर एंड्स मीट, इन्हीं हालात में हम सर्वाइव कर रहे हैं और मुल्क चल रहा है, लोग खुश भी हैं, खुशहाली भी है, मुश्किलात भी हैं, लेकिन बैलेंस करके हम अपनी मदद आपके तौर पर हम सर्वाइव तो कर रहे हैं बिकॉज वी हैव बीन सर्वाइवर्स। कोविड में आप देख लें, उससे पहले भी आप देख लें, फ्लड्स देख लें, ज़लज़ले देख लें, तो वी आर माशाल्लाह रिजिलियंट एज अ नेशन। प्रॉब्लम ये डिलेमा ये है कि हम लैक ऑफ गवर्नेंस की वजह से, अच्छी गवर्नेंस की वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। जो अभी लास्ट वीक आपका एक आर्टिकल आया था, इसमें $10 बिलियन हैज़ गॉन आउट ऑफ पाकिस्तान टू UAE और अनऑफिशियली गया है, वो अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू गया है, हुंडी के थ्रू, हवाले के थ्रू। इसमें अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज लॉस भी हुआ होगा जिन लोगों ने भेजा है, वो मजबूर थे क्योंकि उनको ये नज़र नहीं आई थी कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, उनको कोई भी उनको बता सके कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है। मैं समझ रहा हूँ कि जो जनाब ने फरमाया कि SIFC इज़ इन प्लेस, इट इज़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली SIFC का एक बहुत कीन टिल्ट था टुवर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो लोकल इन्वेस्टमेंट को सिक्योर नहीं कर पाए। तो उस पूरे एपिसोड में 6 से 8 महीने के टाइम में लोकल इन्वेस्टमेंट आपकी ट्रैवल करेगी। अगर साथ साथ इनको भी यहाँ बता दें कि यार आप लोगों के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आपको भी इसी अम्ब्रेला में ला के आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपके असासों को, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर किया जाएगा। ये 5 साल की पॉलिसी हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, डजंट मैटर कि कौन सी गवर्नमेंट है, आप लोग सिक्योर हैं, तो वो देन 10 बिलियन में जाता था। आई थिंक हम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल में हम अनफॉर्चुनेटली सबको एक पेज पे नहीं ला पाए और इस इनसिक्योरिटी की वजह से, इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से हम देख रहे हैं कि वो उन मुल्कों में बेहतर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उन ममालिक में आप एक क्लर्क की हैसियत रखते हैं, आप एक मजदूर की हैसियत रखते हैं, आपको वो लेबर मजदूर मिस्कीन को मानते हैं। हमारी एक्चुअल हैसियत, अपनी एक्चुअल पहचान इस मुल्क में है। एक सवाल ज़रूर और करूँगा मैं कि जो ये निगरान हुकूमत ने अपना टाइम गुजारा है, आपको याद होगा कि हुकूमत के आने से पहले जो एक अनकंट्रोल्ड एक स्पीड थी डॉलर की कि 340 के करीब डॉलर चला गया था, फिर कंट्रोल किया गया, स्मगलिंग को कंट्रोल किया और गवर्नेंस के ऊपर काम किया। लोग यही क्वेश्चन करते हैं ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है केयर टेकर गवर्नमेंट से, एक्सपीरियंस है, इलेक्टेड है, लोगों का मैंडेट है। क्या वजह है कि ये नहीं कर पाएंगे या जो चैलेंजेस हैं वो कंट्रोल नहीं? इंटरम गवर्नमेंट में आपको बताऊँ, एक चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो एक बिजनेस कम्युनिटी की ख्वाहिश थी और एक नीड थी कि इस मुल्क में जितनी स्टेट ऑन एंटरप्राइज हैं आप उनको रिस्ट्रक्चर करते हैं, आप उनके एहसास से लिक्विडेट करते, आप जितने उनकी अननेसेसरी ह्यूमन रिसोर्सेज को आप ले ऑफ करते, ऑप्टिमम पे उनको ले आते हैं या उनको प्राइवेटाइज कर देते हैं, ताकि जितनी अननेसेसरी ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, वो जो कि उन्होंने नहीं किया। मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट टेक्निकली अपनी कैपेसिटी में ये स्टेप नहीं लेने वाली, क्योंकि ये पॉलिटिकल सुसाइड, वो अपने नज़रिए से कहेंगे पॉलिटिकल सुसाइड है, जबकि ये मुल्क के लिए एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट थी ताकि आप अपनी बुक स्टेबलाइज कर सकते। जो आपकी फिस्कल डेफिसिट है, बजट डेफिसिट में आधी से ज़्यादा ब्लीडिंग यहाँ पे हो रही है, ये उन्होंने नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा मैं समझ रहा हूँ कि लॉस था एज अ नेशन हम सब। बिल्कुल कोहिस्तानी साहब, ये जो बात की है सरदार साहब ने, ये बड़ी अहम है और निगरान हुकूमत इस पर खासा काम करके जा चुकी है, मतलब जाने वाली है, और उन्होंने काम किया इसमें कि जो रिस्ट्रक्चरिंग है, प्राइवेटाइजेशन के लिए एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है, उस पर खासी वर्किंग कर ली है। आप लोगों की पॉलिसी भी है कि प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी अगर इत्तेहादी इस पर उस तरीके से नहीं राज़ी होते जैसे आप करना चाह रहे हैं, फिर कितना बड़ा चैलेंज होगा। और ये सही कहा बिल्कुल कि अगर अरबों रुपए आप हर साल सिर्फ इस वजह से ज़ाया कर देते हैं कि हमारे ये जो 6 यूनिट्स हैं इनको हमने अपने डिस्पोजल पे रखना है, ओन करना है। कोहिस्तानी साहब देखें, 16 महीने में जो हमारी हुकूमत थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त मुश्किल फ़ैसले लिए और हमने अपनी जो सियासी कीमत है वो अदा भी की। और उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमारे लिए जो है रियासत को हम तरजीह देंगे, सियासत को तरजीह नहीं देंगे। और आपने देखा हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। फिर जो निगरान हुकूमत आई
उन्होंने भी उस मुश्किल हालात में जो हमने फैसले किए उसको कंटिन्यू किया, और अच्छे मैं समझता हूँ निगरान हुकूमत ने भी जो पॉलिसीज़ थी, और बात बिल्कुल आपकी ठीक है। हमें अगर हम अपनी सियासी कीमत और अपनी सियासी बका की बात करेंगे तो मुल्क को अगर रियासत के लिए जो चैलेंजेस हैं हम नहीं निपट सकें तो हम अभी भी मुश्किल फ़ैसले करेंगे। इस तरह के अगर हम मिलजुल कर पार्लियामेंट के अंदर भी हम, ज़ाहिर है ये पार्लियामेंट भी जो अवाम की नुमाइंदा है, ये मुल्क की नुमाइंदा है, ये मुल्क की मईशत बेहतर होगी तो हमारी सियासत भी बेहतर होगी। तो हमें बिल्कुल ये प्राइवेटाइजेशन ये पुराना एक हम PMLN का है, मगर हम सब जमातों से मुशावरत के बाद ये पॉलिसीज़ जारी रखेंगे जो हमने शुरू किया था 16 महीने में, फिर निगरान सेटअप, और अभी जो आने वाली गवर्नमेंट है हमारी कोशिश ये होगी ताकि हमने जो इनिशिएटिव लिए, जो हमें हमारी बाकी दुनिया में भी बातचीत हो रही है इस सिलसिले में, या जो हम इकदाम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि अगर हमारे जेब खाली है और मज़ीद हम कर्ज़ों का बोझ उठाते जाएं तो ज़ाहिर है हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मुल्क इस तरह मईशत के जो फंसे हुए दलदल में चैलेंजेस है उससे निकल नहीं सकता। तो हमें उस पॉलिसी को कंटिन्यू करना होगा और हम करेंगे। हम तमाम पॉलिटिकल तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेके चलेंगे और ऐसे फैसले करेंगे ताकि ये हमारी एक दफ़ा जान छूटे, जो नुकसानात का जो हमें बोझ है ये ख़त्म हो। राइट। भट्टी साहब, जब कोई भी इदारा हुकूमत के ज़ेर परस्ती चल रहा हो तो उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं होती कि जो उसको प्राइवेट सेक्टर को आप दे दें, उसको प्राइवेटाइज कर दें, या वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसको आप तब्दील कर दें। ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो बेसिक जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो प्राइवेटाइजेशन ठीक है, इसकी बात हो रही है 50 साल से हो रही है, जब से नेशनलाइजेशन पॉलिसी आई थी उसके बाद से इस पर गौर शुरू हो गया था। लेकिन अब असल इशू ये है कि हमारे जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जो हमारा जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, कि हम बिल्कुल उसकी तरफ जो है वो फोकस नहीं कर रहे। अभी देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये चल रही है कि पाकिस्तान के जो हम आगे बात करते हैं कि 27 अरब डॉलर जो है वो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भेज रहा है, तो पाकिस्तान तकरीबन 8-9 हज़ार अरब ये पाकिस्तानी रुपया बनता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन हमारी है कि ये 12 से 13 हज़ार अरब तक भी पहुँच सकता है। तो जैसे मैसेजेस हम दे रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल के मुताबिक अगर आप देखें ये सारी चीज़ों पे अगर आप नुक्ता नज़र इसका देखें तो अब हमें ये जितना ये टाइम है ना नेशनल रिकन्सिलेशन का, इससे पहले कभी पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी जितनी इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हमें बैठना पड़ेगा और नेशनल रिकन्सिलेशन के ऊपर बात करनी पड़ेगी। क्यों कि इस वक्त जो जिस तरीके से मैंडेट आया है, जो चीज़ें हमारे पास जो सामने नज़र आ रही है कि सब पार्टी जो है वो अपनी अपनी जो है रिप्रेजेंटेशन लेके बैठी हुई है, तो कब ये वक्त आएगा कि हम दोबारा बैठेंगे? पाकिस्तान में हमेशा से होता कि एक पार्टी लीड करके आगे आ जाती थी और आपको याद होगा जब PTCL को प्राइवेटाइज किया गया और उस वक्त जो मुजाहरे हुए, उस पर एहतजाज हुआ, यूनियन, बड़ा मुश्किल वक्त था और बहुत मुश्किल से इस सारी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया। अब अगर कोई और ऐसा बड़ा इदारा है तो उसके लिए कितना ज़रूरी होगा कि पॉलिटिकल कंसेंसस हो, उनके जितने भी फेयर्स हैं, कंसर्न्स हैं, उनको आप उसको ठीक करें और फिर उसके कम्प्लीटली उसको आगे बढ़े लेके चलें। देखें, इस पर तो आप देखें ना, ये तो बार बार बात हो चुकी है। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी पाकिस्तान आज तक को प्रॉपर बना ही नहीं सका ना। देखें कितनी इस पर फिजिबिलिटीज़ बन चुकी। अब स्टील मिल की बात करें, PIA की बात करें, यानी कि रोज़ वैलेट होटल की बात करें, जितनी भी ये फिजिबिलिटीज़ बनी हैं वो सारी पड़ी हैं, टेबल्स के ऊपर पड़ी हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ में पड़ी हैं, बार बार निकाल के उनको डिस्कस किया गया है, उसके बिल पास किए गए हैं, लेकिन आगे क्यों नहीं चल सका? क्योंकि यहाँ विल मौजूद नहीं है। देखें, मैंडेट आ जाता है सब कहता है, लेकिन इसके लिए विल चाहिए काम करने के लिए। लेकिन एक सवाल और है ना कि ये सारे इदारे हमेशा तो नुकसान में नहीं थे। ये स्टील मिल देख लें, PIA देख लें, इन्होंने बड़ा अरूज अपना देखा है। सो उस वक्त ऐसा क्या फ़र्क था कि ये प्रॉफिट में जा रहे थे, ठीक काम कर रहे थे, और अब क्या हो गया? क्या उस चीज़ को रिवाइव नहीं किया जा सकता है? गवर्नमेंट कंट्रोल में भी रहें और काम भी ठीक करें? देखें, पॉसिबिलिटीज़ ऐसी इस वक्त तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये तो जो है ना अभी हमें कड़े फैसले करने का वक्त है। जिस तरीके से SIFC आई है और बाकी जो अदारे जिस तरीके से पाकिस्तान में, तो ये अब टाइम आ गया कि हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। ये अब ऐसा नहीं हो सकेगा, हम जो है ना इसको इस तरह नहीं चल सकते जिस तरह हम चाह रहे हैं। राइट। फाद साहब, कोई प्राइवेटाइजेशन पे कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट इशू यही होना चाहिए और इसी को टेबल पे सबसे पहले होना चाहिए। जहां आप लोगों की क्या रिकमेंडेशन हो? बिल्कुल प्राइवेटाइज होना चाहिए और फॉरेन प्राइवेटाइज होना चाहिए। जहां आपने दूसरी बात की कि ये कभी तो फ़ायदे में थे और कभी तो सही थे, बिल्कुल थे, लेकिन तब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था इसमें। बिज़नेस करना बिजनेसमैन का काम है, गवर्नमेंट्स का काम बिज़नेस करना नहीं है। अगर हम सबसे पुरानी गवर्नमेंट देखें तो बरतानिया भी जो है
वो भी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूर नहीं, है। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर इस पे हाँ, फॉर द बिल्कुल। सेक ऑफ आर्गुमेंट एक बात करूं, जैसे सिंगापुर है, चाइना है, वहाँ की जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, मतलब उनका साइज हमारी इकोनॉमी से भी बड़ा है और गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल करती है, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंस होगा, तो वो कैसे फिर कामयाब चलते हैं? डिसीजंस जो होते हैं ना प्रोफेशनल्स के साथ लिए जाते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से मतलब वहाँ पे आप समझते हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस नहीं है, डिसीजंस जो है वो बिजनेस के साथ होना चाहिए। पीआईए की बात हुई तो अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने थोड़ी सी पर्सनली लेवल पे थोड़ी स्टडी की पीआईए की, तो अगर पीआईए के पिछले 18 साल में हर डिसीजन 3 महीने पहले हो जाता, प्राइस रिवीजन 3 महीने पहले हो जाती, तो आज पीआईए इस टाइम 18 साल के बाद प्रॉफिटेबल होती। अच्छा, ये बात सच है, ये आपको अभी आप थोड़े अरसे में ही सुनना शुरू हो जाएंगे ये बात को। द प्रॉब्लम इज कि हमारा डिसीजन लेट है। जिस तरह भट्टी साहब ने बात की, मैं उसकी तायद नहीं, करूँगा। लेकिन ये आसान होगा कि प्राइवेटाइज करना? देखिए इन सभी आसान तो मुश्किल, जब मुश्किल से ये चीज़ गुजरनी है तो तभी आसानी होनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ आसान हो जाएगी। ये खड़े करने भी तो इदारा आसान काम नहीं था। और जहाँ बात हुई विल की, डेफिनेटली हमारे मुल्क में स्टडीज़ हो चुकी, फिजिबिलिटीज़ बन चुकी, हर चीज़ बन गई, PC1 ये वो सब सुन लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के वक्त हम सब सो जाते हैं। हमारी गवर्नेंस को इस तरफ आना है, इम्प्लीमेंटेशन लेनी है। जिस तरह ये नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई थी, केयर टेकर सेटअप था, ये केयर टेकर सेटअप ने जितने भी मुश्किल डिसीजंस लिए हैं वो सही साबित हुए हैं, वो पॉसिबल साबित हुए हैं। और अगर हम करना चाहें तो जब हम डॉलर की या स्मगलिंग रोक सकते हैं, जब हम इलीगल ट्रेड रोक सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान एक रेजिलिएंट नेशन है और मैं हमेशा इस चीज़ पे पॉजिटिव रहता हूँ। क्यों? ये मेरा पाकिस्तान है, मैंने यहीं रसना है, मैंने यहीं बसना है। लास्टली 2 सवाल आगे फिर आपसे भी यही कि एक तो ये कि जो भी आदिल साहब ने बात की कि हमें जो अराउंड $19 बिलियन जो है वो रीपे करने हैं और मतलब उसमें गैप भी है, वो कहाँ से हम पूरा करेंगे? और सेकेंडली जब आप ऐसे इकदाम करेंगे और ऑब्वियसली IMF की कंडीशनैलिटीज़ को पूरा करेंगे, तो उसका बोझ आप जैसे लोग तो शायद बर्दाश्त कर लें, लेकिन जो एक गरीब आदमी है, मतवसत तबके का है, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? और फिर ऑब्वियसली उसकी भी एक एजुटेशन बढ़ेगी, देखिए वो क्या होगा? जिस तरह हमने 18 में कोविड देखा, कोविड के साथ मसाइल देखे, 2008 का डिप्रेशन ग्लोबल देखा, हम उससे भी गुजर आए। मुश्किल ज़रूर होगी, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। पाकिस्तान भी तो आसानी से नहीं मिला, तो क्या आसानी से जाने भी दे दें? तो आसानी से देना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है हम सब जब पार्टीज़ यूनाइट करवा लेंगे, जिस तरह हमारे पॉलिटिकल फ्रेंड ने यहाँ बात की, तो ये जब सारी पार्टी के कंसेंसस करेंगे तो बिजनेसमैन जितने पाकिस्तान के हम साथ जुड़ जाएंगे। और जब हम जुड़ जाएंगे तो हम कुछ भी कर सकेंगे। जब स्टेक होल्डर्स और पॉलिसी मेकर्स एक पेज पे आ जाएंगे तो पैसे लेने वाले भी आसान हो जाएंगे, पैसे देने वाले भी आसानी करेंगे। सही। सरदार साहब, अब एक आम आदमी तो यही सवाल करेगा ना कि जी ये गवर्नमेंट आई है तो मुझे फौरी तौर पे एक रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, मेरे बिल्स मेरे कम आए, अगर मैं कुछ आटा ख़रीदने जाता हूँ, कोई अशिया ख़रीदने जाता हूँ, उनकी कीमतों में मुझे रिलीफ मिले, जो कि अभी फौरी तौर पे होता नज़र नहीं आता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो फिर उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी और वो सियासी हुकूमत से क्या सवाल करेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो इकॉनमी है। नेशनल रिकवरी प्लान के ऊपर राइट अवे प्रायोरिटी पे आके काम किया जाए। जितनी भी हमारी SOEs हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाया जाए, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की जाए, या जितनी भी हमारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं स्टेट उनमें एटलीस्ट बोर्ड में हमारी इंटरवेंशन आ जाए ताकि हम उनको बता सकें कि ऐसी चीज़ें गलत हो रही है। हम बिज़नेस को बिज़नेस की तरह चलाएंगे। देखिए US की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे ट्रंप आए थे एज प्रेसिडेंट, उनकी इकॉनमी वो स्काई रॉकेटिंग, दे डिड वंडर्स माशाल्लाह। NASDAQ उनको आप देख लें, NASDAQ 11 की अपनी स्टॉक्स देख लें, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट देख लें। तो एक बिजनेसमैन का नज़रिया बहुत मुख्तलिफ होता है क्योंकि उसका अपना स्टेक उस मुल्क में है। अगर मुल्क में बेहतरी होगी तो मेरे कारोबार में बेहतरी होगी, नुकसान होगा तो मेरे भी साथ नुकसान होगा। तो हमारी माइंड सेट और प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट है। सिमिलरली एट द सेम टाइम जो हमारी एक ट्रस्ट डेफिसिट कायम हो चुका है लोकल पाकिस्तानीज़ का, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, उसको ख़त्म किया जाए। उनको बताया जाए कि पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस और दुनिया में हम लोगों को मार्केटिंग करें। अभी भी कोई रोड शो हम नहीं कर रहे, हम नहीं बता रहे पाकिस्तान के पास क्या। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हमारे हमसाया मुल्क में UAE में 1 मिलियन स्क्वायर फीट ले लिया, वहाँ पे भारत मार्ट खोला जा रहा है जिसमें उनके पास जितने ट्रेडर्स हैं इंडिया से आके वहाँ शोकेस करेंगे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या पाकिस्तान के लिए नहीं खोला जा सकता? तो हम अपनी मार्केटिंग ज़रूर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यस वी हैव एग्रो, हमारे पास IT भी है, माइनिंग मिनरल्स भी है, और हम टूरिज्म को भी इंशाल्लाह इसमें लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत है। B2B और B2C के लिए हमें मल्टीपल रोड शोज़ करने पड़ेंगे, मल्टीपल एवेन्यूज़ पर जाना पड़ेगा। उनके लीडर्स ये चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारे इसमें तो आप जैसे बड़े बिजनेसमैन को नहीं, लेकिन हमें लाया नहीं जाता ना। मैं चाहता हूँ कि देखें अभी रिसेंटली आपके घोर एजाज साहब इंटरनेशनल लेवल पे जाके एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन उनका टाइम अभी खत्म हो रहा है। इस तरह के लोग जब आप लाएंगे आके उनको 1 साल 2 साल 3 साल मौका दें, फ्री हैंड दें। यार खुली ओपन फील्ड है आपके पास, इतना बजट है, गो हैड मार्केट पाकिस्तान, और साथ इन बिजनेसमैन को साथ लेके जाएं जो रेलेवेंट लोग हैं, चाहे वो फार्मा के लोग हैं, चाहे वो IT के लोग हैं, चाहे वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के हैं। आज क्या नेओ में जाके पाकिस्तानी बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। वो पैसा हमारे पास मौजूद है। आज पाकिस्तान के बैंक्स के पास 26 से 27 ट्रिलियन
रुपीज़ मौजूद है प्लेज किए हुए लोगों ने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है सुकून से 21% घर बैठ के। पॉलिसी रेट को कम करें ताकि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ हो सके। आप कोई भी पैसे नहीं निकाल रहे, लोग किस तरह नहीं अदा कर रहे प्रॉपर्टीज़ की। दुरुस्त, आपने सही कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पे खेलदास कोहिस्तानी साहब, पहले आपसे सवाल कर लेता हूँ कि ये मतलब जो इंटरेस्ट रेट इस वक्त चल रहा है हमारा, और लोग क्योंकि कारोबार नहीं करना चाहते कि उनको अगर बैंक से इतना रिटर्न आ जाता है हर साल हर महीने का, और सर्कुलेशन में पैसा नहीं आ रहा, पैसा रखा हुआ है बैंकों में, और बैंक भी खुश हैं अगर उन्होंने किसी को कर्जा देना है, खासतौर पे हुकूमत पाकिस्तान को, तो बैंक को भी जो है वो बहुत अच्छा रिटर्न उसमें मिल रहा है। इसको किस तरीके से आप रिव्यू कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो, और जो कि यकीनन वन गो में आप किसी तौर पर नहीं कर सकते, उसके लिए क्या हिकमत अमली होगी? नहीं, बात बिल्कुल आपने ठीक की, मगर मेरा भी बिजनेस कम्युनिटी से और मेरी फैमिली का जो है कारोबारी फैमिली है, हम भी बिजनेस करते हैं। तो आज देखें जो सबसे बड़ा मसला वो आम आदमी का है। जिस तरह आपने महंगाई की बात की, जिस तरह के ये हुकूमत कैसे रिलीफ दे सकती है, तो मैं आपको इस तरह बता सकता हूँ, कल हमारी जो पंजाब की वज़ीर आला नामज़द मरियम नवाज़ साहिबा ने जो रोड मैप दिया है, ये तमाम सूबाई हुकूमतें जो उनकी ज़िम्मेवारी है महंगाई पे चेक एंड बैलेंस रखना, महंगाई कम करना, रमज़ान में पैकेज देना, रमज़ान में आप देखो दुनिया में जब बड़े दिन होते हैं वहाँ पे मार्केटें सस्ती होती है, हर चीज़ में सेल शुरू हो जाती है। यहाँ हमारे यहाँ मजहबी जो दिन आते हैं यहाँ महंगाई बढ़ जाती है। तो हमें आम आदमी को, गरीब आदमी को फैसिलिटी देनी है, उनकी ज़िंदगी आसान बनानी है, उनके रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं, हेल्थ का इशू है, महंगाई का है, ये सूबाई हुकूमतों का काम है। अगर सूबाई हुकूमतें प्रॉपर काम करें तो मैं समझता हूँ अवाम को रिलीफ मिल सकता है इन हालात में भी, इस महंगाई में भी। तो ये काम करना तमाम चीफ मिनिस्टर का काम है कि चेक एंड बैलेंस रखे। बाकी जहाँ तक आपने बात की, तो मैं समझता हूँ आज भी पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो घाटे में नहीं है। मैं बतौर एक कारोबारी फैमिली के बताऊँ, वो फिर भी 2 पैसा बताता है, मगर जो बंदा तनख्वाहदार है उसकी ज़िंदगी मुश्किल है कि वो 50,000 से कैसे घर चलाए, 25,000 से कैसे घर चलाए। हमें उनका सोचना है, हमें उसकी फ़िक्र करनी है। हाँ, जो बड़ी पॉलिसीज़ हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी बैठेगी, तो ज़ाहिर है पहले भी हमेशा जब भी हमारी हुकूमत आई है हमें मुश्किल हालात मिले हैं। 2013 में भी जब हमें मिला था पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में था, मगर नवाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने उस वक्त उनकी क़यादत में डार साहब ने बड़ी कामयाबी हासिल की। हमारी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की 5वीं स्टॉक एक्सचेंज थी। हमारी जीडीपी आपने देख ली। फिर 16 महीने में हमें मुश्किल हालात मिले, शहबाज शरीफ की क़यादत में हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। आज भी जब हमें अगर अवाम ने ये जो मैंडेट दिया है हम हुकूमत बनाने जाएंगे, तो हम समझते हैं कि हम इन मामलात को, इन चैलेंजेस को हमारी लीडरशिप आदिल भट्टी साहब से फाइनल कमेंट लेना मुझे कोहिस्तानी साहब। आदिल साहब, अब अगर जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो क्या वो पहिया नहीं चलेगा, मतलब सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी, वो उसी तरह बैंकों में पैसे पड़े रहेंगे और लोग जो है इंटरेस्ट लेते रहेंगे खुशी खुशी? देखें, ये तो बिज़नेस कमेटी की दुखती रह गया ना कि एक तरफ तो इंटरेस्ट अभी इन्होंने सिंबॉलिकली कुछ पॉइंट्स में कुछ अभी आज हमने खबर पड़ी है कि कुछ काम किया है इन्होंने, लेकिन एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये है कि हमारे बिज़नेस कम्युनिटी का इन पॉलिसीज़ की वजह से आप यकीन करें कि सैकड़ों में नहीं हज़ारों अरब रुपया जो है वो डूब चुका है सिर्फ इन पॉलिसीज़ की वजह से। हमारे बिजनेस का बात करें ना कि बिल्कुल ठीक है, देखें बिजनेस चलते हैं ना तो आगे पैसा जाता है, वही आगे तनख्वाहदार तबके को भी ट्रांसफ़र होती है, यही चीज़ें। बिजनेस ही जब बंद है, पूरा इकॉनमिक सर्कल हमारा बंद होकर बैठा, हमारा अरबों रुपया जो है वो फंस गया है। इन हुकूमत की जो पॉलिसीज़ जो पिछले 5 साल जो प्रॉब्लम जो रही है उसकी वजह से हुआ क्या है कि इंटरेस्ट तो हुकूमत ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, उसके बाद मुख्तलिफ अदारे मार्केट में आए जिन्होंने हैवी इंटरेस्ट के ऊपर जो है उनको हैवी इंटरेस्ट उठाने पड़े, इसी तरीके से उन्होंने हैवी इंटरेस्ट पे बिजनेस शुरू किए। वो जब बिजनेस रुका है तो वो अरबों रुपए का लॉस कारोबारी तबका बर्दाश्त कर चुका था। और बैंकरप्सी का कोई पाकिस्तान में लाभ मौजूद नहीं है। अब जिन लोगों का पैसा डूब गया है, बिल्डर्स का, दूसरे लोगों का, वो अब रिकवरी का कोई कानून हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई हमारे पास उसका बैकअप प्लान मौजूद नहीं है कि वो हमारा जो रुपया वो बाहर कैसे आएगा। अब कहते हैं कि सारे जो चलते हुए सेक्टर से उनको हिट किया, जो मतलब हमारा जो देखे ना पाकिस्तान के अंदर, अब हमें देखना है कि हम दुनिया के साथ मिसालें नहीं दे सकते, हमें पाकिस्तान का देखना है कि पाकिस्तान में एनर्जी का बुरहान है। हमारा एग्रीकल्चर का देखें कि यहाँ से अगर हमारा राइस भी जाता है ना, आसान लफ्जों में मुझे आसान लफ्जों में बता दें कि अगर एक शख्स के पास 1 करोड़ रुपए है, वो बैंक में रख के 1.5 लाख रुपए महीना क्यों नहीं लेगा? वो क्यों कारोबार करेगा कि जब उसको पता है कि मेरा कारोबार नहीं चलेगा तो मैं बजाय इसके सिक्योर रहूं, पैसे भी उतने ही रहे और मुझे एक सेफ रिटर्न भी आता रहे।
ये मैं कह रहा हूँ कि हमारी इकानमी को देखें, जब अल्लाह रसूल से हम जंग करने पे आमादा ही हो गए हैं कि हमने करनी है, तो फिर तो भाई का यही हालात निकले ना। बिजनेस सब जब नॉर्मल सर्कमस्टेंस में नहीं चलने देंगे, आप इंटरेस्ट रेट्स को उस जगह पे ले जाएंगे जो जिसकी दुनिया में मिसाल मौजूद ना हो। चंद ममालिक हैं पाकिस्तान से अलावा जिनका ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है, बल्कि कई कंट्रीज तो ऐसी हैं कि जो माइनस में चल रही हैं। कैसे आएगा ये बता दें आखिर में क्विकली। सर नीचे लाएंगे तो आएगा ना, उसके लिए विल चाहिए, करेंगे जब ये फैसला करेंगे कि हमने लाना तभी आएगा ना नीचे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका आदिल भट्टी साहब, सरदार यासिर रियाज साहब, फाद वहीद साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।